हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। याद होगा आप लोगों को फेस सेंटर्ड क्यूब जो बनाया था उसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी 74% और उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेबिलिटी भी डिटरमाइन करते थे। जितनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसकी उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। आज हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। किसी भी क्यूबिक लेटाइस का हम लोग डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन डेंसिटी के बारे में बात करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जो सबसे आसान चीज है। एंड दूसरी चीज ये पता है कि हम डेंसिटी किसकी फाइंड करना चाहते हैं। हम लोग फाइंड करना चाहते हैं डेंसिटी किसकी, यूनिट सेल की। तो उसके लिए एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब हम लोग डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, यदि हम लोग डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं किसकी, यूनिट सेल की, तो आपके दिमाग में ये चीज तो रहनी चाहिए कि डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहां पर पहले तो हम ले लेंगे मास, इसका मास ले लेंगे यूनिट सेल का मास। तो पहले लिखेंगे हम लोग मास, यहां पर आएगा मास ऑफ atoms present in a unit cell divided by volume आता है, volume of unit cell। तो ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को मास फाइंड आउट करना होगा एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। मास बाय वॉल्यूम करेंगे। हमको डेंसिटी यदि यूनिट सेल की निकालनी है तो हमको मास भी यूनिट सेल का चाहिए एंड वॉल्यूम भी यूनिट सेल का चाहिए। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने तीन तरह के क्यूब को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। एक सिंपल क्यूब, दूसरा बीसीसी और तीसरा एफसीसी। मान के चलिए एक सिंपल क्यूब लेटाइस है, प्रिमिटिव सेल जिसे हम लोग बोलते हैं। और प्रिमिटिव सेल में हम सबको पता है कि 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम होते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 यूनिट सेल, प्रिमिटिव का एक यूनिट सेल ले लूं मैं, तो उसके अंदर 8 एटम होंगे? बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं। हमें पता है कि 8 तो कॉर्नर है जहां पर एटम प्रेजेंट है, बट हर कॉर्नर कौन सा पार्ट पर यूनिट सेल देता है, 1/8 पार्ट। तो यहां पर ये 8 एटम मिलके एक यूनिट सेल के अंदर अपना कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, 1/8 पार्ट। और 1/8 पार्ट देते हैं तो टोटल सभी एटम मिला के सिर्फ एक एटम बनाएंगे। तो 1 एटम पर यूनिट सेल ये हो जाता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंने लिखा मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। यदि वो यूनिट सेल सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब के अंदर एक एटम का मास आएगा। यदि बॉडी सेंटर्ड है बीसीसी तो उसके अंदर 2 एटम का मास आएगा। यदि एफसीसी है फेस सेंटर्ड तो उसमें 4 एटम का मास आएगा। ये तो पता ही होना चाहिए। ध्यान रखना, सिंपल क्यूब है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आएंगे बेटा, बताओ मुझे। सिंपल क्यूब है तो 1, बॉडी सेंटर है तो 2 एंड फेस सेंटर है तो 4 आएंगे। ये याद रखना पड़ेगा। यदि ये याद नहीं है तो फिर डेंसिटी में कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। क्लियर है सबको? चलिए नोट करिए इसे और फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बोलो या फिर यूनिट सेल बोलो, एक ही बात है। क्रिस्टल का यदि डेंसिटी निकालना चाहते हो तो ऊपर आएगा मास ऑफ क्रिस्टल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। ओके, चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग क्रिस्टल का डेंसिटी या यूनिट सेल का डेंसिटी किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल बी a सेंटीमीटर। मैं कहना क्या चाहता हूं समझना ध्यान से जरा। यहां पर हम लोग एक यूनिट सेल को डिस्क्राइब करते हैं। यदि मैं यहां पर यूनिट सेल को डिस्क्राइब कर लूं तो इसकी एज लेंथ कितनी बेटा, a। तो यहां पर यदि ये प्रिमिटिव सेल है तो इसकी
हम लोग यदि इसकी लेंथ बोले या विड्थ बोले या हाइट बोले, सब a होगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल कितना आएगा, a क्यूब आएगा। तो कॉमन सी बात है। लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ द यूनिट सेल बी a सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटीमीटर में ही लेते हैं हम लोग ये। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम होगा v सेंटीमीटर क्यूब, जो बन जाएगा a सेंटीमीटर क्यूब, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली। तो यहां पर वॉल्यूम a क्यूब बन जाएगा, जो मैंने अभी अभी बात करी यहां पर। तो वॉल्यूम यहां पर कितना निकल के आ रहा है, a क्यूब निकल के आ रहा है। अब मुझे फाइंड करनी है डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए मुझे ऊपर क्या लेना है, मास ऑफ यूनिट सेल, नीचे क्या लेना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करूंगा, मुझे डेंसिटी मिल जाएगी। लेट मास ऑफ n पार्टिकल्स, ये n पार्टिकल कितने हम नहीं जानते हैं, थोड़ी देर में जान भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मानो नहीं जानते हैं। लेट मास ऑफ n पार्टिकल प्रेजेंट इन लेटाइस इज स्मॉल m ग्राम, मास ऑफ n पार्टिकल प्रेजेंट इन लेटाइस स्मॉल m ग्राम। स्मॉल m ग्राम जितना मास है, जिसमें नंबर ऑफ एटम है n पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एक पार्टिकल के अंदर कितना होगा बेटा, m बाय n ग्राम। कॉमन सी बात है, n पार्टिकल का मास स्मॉल m ग्राम, तो वन पार्टिकल का मास स्मॉल m अपॉन n ग्राम। वन पार्टिकल की जगह मैं z पार्टिकल ले लूं, तो z पार्टिकल का मास कितना आएगा, z पार्टिकल का मास आएगा z इंटू m अपॉन n ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, z इंटू स्मॉल m अपॉन n ग्राम, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब आप सबको पता है ऊपर की तरफ क्या लिखना है, मास ऑफ यूनिट सेल, और ये मास ऑफ z पार्टिकल प्रेजेंट इन अ लेटाइस, यूनिट सेल का मास कंसीडर कर ले, तो मास ऑफ यूनिट सेल, ये वैल्यू को यहां पर रख ले हम लोग, तो z इंटू m अपॉन n, एंड नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो ऑलरेडी हम लेके आए हैं a क्यूब, वो a क्यूब यहां पर रख ले। तो देखो आप लोग डेंसिटी की वैल्यू यहां पर आ रही है z इंटू स्मॉल m अपॉन n इंटू a क्यूब, जहां z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, m क्या है, मास ऑफ द यूनिट सेल, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो, एंड a क्यूब जो है वो वॉल्यूम है। अब अज्यूम करो कि यहां पर n पार्टिकल की जगह Na पार्टिकल है। बेटा Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे तो मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल पता है आप लोगों को। यदि मैं n पार्टिकल ले लूं जिसे मैं एवोगैड्रो नहीं मान रहा, तो वहां पर मैंने स्मॉल m ग्राम लिया, लेकिन यदि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स है, तो मास उसका कितना हो जाएगा, कैपिटल M। तो Z पार्टिकल का कितना, ऊपर कैपिटल M आएगा, नीचे Na आएगा। तो एक नया फॉर्मूला यहां पर हम लोग डिराइव कर सकते हैं, दैट इज D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू A क्यूब। ये भी सही है, ये भी सही है। फर्क ये है दोनों में कि यहां पर स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिखा है, क्यों, क्योंकि नीचे n पार्टिकल की जगह एवोगैड्रो नंबर ले लिया गया है। तो इफ वी हैव अ n इज इक्वल टू Na, देन वी टेक m इज इक्वल टू m। जो कैपिटल M है वो एटम हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना, when we have a n is Na, then we take small m is equal to capital M. Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स। M क्या है, मास ऑफ लेटाइस इन ग्राम। D है डेंसिटी, यूनिट ध्यान रखना जरा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A है एज लेंथ इन सेंटीमीटर। स्मॉल m है, कैपिटल M मोलर मास ले लो। स्मॉल m वैसे तो वेट है या मास है, बट यदि हम लोग n को Na कंसीडर कर रहे हैं तो m जो है वो मॉलिक्यूलर मास आएगा। ये दो पॉइंट लास्ट में ये नीचे के फॉर्मूला के लिए है। क्लियर है? तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने, आप लोग लिख लीजिए इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से।
ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान से लिख लीजिए, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हो गया बेटा? तो आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं आज मुझे, इसी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं हम लोग। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और कुछ की पॉइंट में बताने वाला हूं, वो की पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। की पॉइंट क्या है, जरा ध्यान रखना। देखो, आप सबको इतना तो पता है कि सिंपल क्यूब बनाने के लिए कितने एटम चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 8 एटम, एक ही एटम, क्योंकि 8 कॉर्नर की रिक्वायरमेंट है बेटा, बट हर कॉर्नर कौन सा पार्ट देता है, 1/8 पार्ट। तो एक ही एटम से सिंपल क्यूब बनता है कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 एटम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट सेल। मैं बात करूं किसके लिए? मैं बात कर रहा हूं सिंपल क्यूब के लिए। सिंपल क्यूब में 1 एटम है तो 1 यूनिट सेल बन सकता है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि n एटम है तो n यूनिट सेल बन सकते हैं। जितने एटम उतने यूनिट सेल, सिंपल क्यूब की बात करें तो। चलिए, अब बात करनी मुझे बीसीसी के बारे में। तो बीसीसी में आप जानते हो कि 2 एटम मिल जाए तो 2 एटम से 1 यूनिट सेल बनता है। इसमें कोई डाउट है? बीसीसी में 2 एटम कहां से आते हैं? बीसीसी का मतलब क्या होता है? 8 कॉर्नर के 8 एंड बॉडी सेंटर जो होता है उसमें एक एटम होता है। बॉडी सेंटर का एक एटम तो वही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देता है, बट 8 कॉर्नर है उसका 1/8, तो वहां से एक एटम आता है और बॉडी सेंटर का टोटल 2 एटम हो जाते हैं। तो यहां पर यदि मैं n एटम ले लूं तो n एटम से क्या बनेगा बताओ मुझे? n/2 यूनिट सेल बनेंगे। n/2 यूनिट सेल बन जाते हैं। यदि मैं बात करूं एफसीसी की, तो एफसीसी में आप सब जानते हो 4 एटम से 1 यूनिट सेल बनता है। याद है कि नहीं बेटा? 4 एटम से 1 यूनिट सेल, तो फिर n एटम से कितने यूनिट सेल? बताओ क्या हो सकता है आंसर? n/4 यूनिट सेल बन सकते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना है कि सिंपल क्यूब की बात करें, सिंपल क्यूब सेल, तो n एटम n यूनिट बनाएगा। बीसीसी की बात करें n एटम n/2 यूनिट सेल बनाएगा। एंड एफसीसी की बात करें n एटम n/4 यूनिट सेल बना देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए, इसको मैंने और यहां पर लिख के दिया हुआ है। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ लेटाइस n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ लेटाइस कितने हैं? n है, तो नंबर ऑफ सिंपल क्यूब यूनिटलेस कितने आएंगे? यूनिट सेल n आएंगे। अभी बताया मैंने। नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल कितने आएंगे? n/2। एंड नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल कितने आएंगे बेटा? n/4। जरा नोट करिए, यही तो बताया मैंने यहां पर कैलकुलेट करके कि सिंपल क्यूबिक में n यूनिट, बीसीसी में n/2 एंड एफसीसी में n/4 यूनिट सेल आएंगे। चलिए, तो यहां पर वही लिखा हुआ है। कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना, जब भी एवोगैड्रो नंबर लेते हैं तो आप सबको पता तो है कि एवोगैड्रो नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.022 या 23 भी लेते हैं हम लोग, 10⁻23। बट ये तो लिखने के लिए है। कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करनी है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके लिए आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लेनी है 6 × 10⁻23। कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो 6 × 10⁻23 लेंगे। याद रखना, हमने अभी अभी डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सेंटीमीटर को हमने ज्यादा ध्यान में लिया है। सेंटीमीटर क्यूब में हमने वॉल्यूम लिया था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम लोगों ने डेंसिटी कंसीडर करी थी। तो कोई भी यूनिट को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जरा ध्यान रखना। पिकोमीटर गिवन है तो 10⁻12 मीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाता है उसका। 2 का फर्क आता है, सबको पता है। 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻10 मीटर एंड 10⁻8 सेंटीमीटर आ जाता है। क्लियर है? अब उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन को। एल्यूमिनियम मॉलिक्यूलर वेट इज 27, crystallizes in a cubic unit cell with age length A is equal to 100 picometer with density 180 gram per centimeter cube, then type of a unit cell
हम लोगों को टाइप निकालनी है। टाइप कैसे निकालेंगे? टाइप निकालने का तरीका सबसे आसान कौन सा है? अब सबको पता है सिंपल क्यूब कब बनता है? जब एक एटम आए, राइट? फिर बॉडी सेंटर में पर यूनिट सेल कितने एटम आते हैं? 2। एफसीसी में पर एटम यूनिट सेल पर यूनिट सेल एटम कितने होते हैं? 4। तो वही हमें फाइंड करना है कि यहां पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने। इसके लिए हम लोग क्या करें? डेंसिटी का फॉर्मूला रखें। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड। अब कहानी यहां पर ये भी है कि दो फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने, एक n पार्टिकल एंड स्मॉल m मास वाला, दूसरा Na एवोगैड्रो नंबर n मॉलिक्यूलर मास वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करें वो गिवन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर मैं ले रहा हूं कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू a क्यूब। अब कैसे पता चला कि यहां पर कैपिटल M एंड एवोगैड्रो नंबर ले लो? कैसे पता चला? देखो बेटा ध्यान से, यहां पर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मींस एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं एल्यूमिनियम का है तो एटॉमिक वेट कितना दे रखा है? 27। जब एटॉमिक वेट देते हैं तो m की वैल्यू एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट करें तो नीचे Na एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर मुझे टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए निकालना पड़ेगा z। तो z को निकालने के लिए हम क्या करें बोलो? d इंटू Na इंटू a क्यूब अपॉन m ले ले। समझ में आ रहा है पॉइंट? डेंसिटी कितनी गिवन है? 180। एवोगैड्रो नंबर कितना कंसीडर करते हैं? 6 इंटू 10⁻23 a क्यूब। हम लोगों को यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, a क्यूब। a कितना है? 100 पिकोमीटर। अब जरा ध्यान देना, यदि मेरे पास a की वैल्यू है 100 पिकोमीटर तो मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो पिकोमीटर का सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻10। तो क्या करें बोलो? 100 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में बन रहा है -8। कितना बन रहा है? -8 सेंटीमीटर। इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो यहां पर आएगा 10⁻8, उसका क्या बनेगा? क्यूब अपॉन, चलिए क्या बच गया? m क्या है? 27। कैलकुलेशन जरा करिए कितना आ रहा है? 8 इंटू 3 24 -1 बच गया। यहां से 0 हटा दिया जाए तो 18 इंटू 6 बचेगा सिर्फ, डिवाइड बाय 27। 18 इंटू 6 106 ऐसा कुछ होगा, डिवाइड बाय 27 होगा। ये आई थिंक 4 आएगा। आंसर इज 4 एंड 4 आंसर कब आता है? जब एफसीसी आता है बेटा। तो यहां पर हमने z की वैल्यू निकाली। z बता रहा है पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इज 4। यदि पर यूनिट सेल 4 एटम प्रेजेंट है तो यहां पर आता है ये एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब आता है। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट करिए। स्पेस नहीं मेरे पास तो मैं इसको हटा दूंगा। अभी हो गया? हटा दो बेटा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी यूनिट सेल विद द एज लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम। बीसीसी यूनिट सेल है तो ये तो पता चल गया कि z की वैल्यू आ गई 2, एज लेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम तो a की वैल्यू आ रही है 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सॉरी ये रहा 10⁻8। तो यहां पर बनेगा 10 इंटू 10⁻8, जिसे बोलेंगे 10⁻7 सेंटीमीटर। डेंसिटी तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही गिवन है तो ये वैल्यू डेंसिटी की गिवन है। देन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, मोलर मास फाइंड करना है। अगेन बेटा बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों को मोलर मास फाइंड करने को बोला है तो एवोगैड्रो नंबर लेना पड़ेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू a क्यूब। चलिए डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 0.2। z की वैल्यू कितनी आएगी? 2। मोलर मास आपको फाइंड करना है, एवोगैड्रो नंबर है 6.0
इंटू 10⁻23 एंड a क्यूब की वैल्यू 10⁻⁻7 का क्यूब कर दो, -7 का क्यूब कर दो, तो ये आएगा -21, 23, ये बचेगा 2, 10⁻2 बचेगा, ये 6 ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, ये बच गया 3, और 3 ऊपर जाएगा 6 इंटू 0.6 इंटू 100, 0.6 इंटू 100 60, ये रहा आंसर। आंसर आएगा सेकेंड। तो यहां पर बेटा मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। बात समझ आ रही है? नोट करिए जल्दी से। हो गया? निकाल दो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन टेट्रागोनल क्रिस्टल, अब ये एक टेबल का क्वेश्चन आ गया है। टेट्रागोनल क्रिस्टल किससे बोलते हैं बेटा? ए, बी एंड सी का पता होना चाहिए। 2 एज लेंथ सेम होती है, तीसरी एज लेंथ अलग होती है, तब उसे टेट्रागोनल बोलते हैं। एंड उसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। देखो कहीं दिख रहा है आप लोगों को? ये रहा, अल्फा बीटा गामा 90 है एंड ए बी सी जो है उसमें ए एंड बी इक्वल है बट सी आर डिफरेंट, सी इज अ डिफरेंट। सॉरी, चलिए फोर्थ नंबर को देखते हैं। क्या बोल रहा है? एज लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 400 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। अब देखो यहां पर एज लेंथ ऑफ क्यूब बोला है। एज लेंथ ऑफ क्यूब मतलब ए दिया हुआ है आपको बेटा, ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 400 पिकोमीटर। एंड आपको बोला गया है बॉडी डायगोनल वुड बी। बॉडी डायगोनल की लेंथ पता है कि नहीं? फॉर्मूला याद करवाया हुआ है मैंने, और आंसर पिकोमीटर में ही है, तो इसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहां पर आएगी सबसे पहले लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a। पता है कि नहीं? √3a, तो √3 की वैल्यू लगभग हो जाती है ऑलमोस्ट 1.73 अप्रोक्सीमेटली, एंड a की वैल्यू है 400 बेटा। चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 600 तो दिख ही रहा है हम लोगों को, मोर देन 600 तो आ ही रहा है। मोर देन 600 एक ही ऑप्शन है, ये रहा 693। तो यहां पर फोर्थ नंबर का आंसर 693 पिकोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? चलो नोट करिए जल्दी से, निकाल देता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। A metal crystallizes in 2 cubic phases, एक FCC और दूसरा BCC। कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक मेटल है जो 2 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रही है, FCC भी एंड BCC भी, whose unit length are 3.5 angstrom and 3.0 angstrom। दोनों की एज लेंथ अलग अलग है। दोनों की यदि एज लेंथ अलग अलग है तो दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग होगा रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ FCC एंड BCC, FCC एंड BCC के डेंसिटी का रेशियो लेना है। चलिए पहले तो मुझे बताइए, यहां पर मेटल सेम है। मेटल सेम है तो मेटल जो है उसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा या एटॉमिक मास सेम रहेगा? एवोगैड्रो नंबर सेम आता है। तो यहां पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, चलो यहां पर लिखता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ FCC, FCC की डेंसिटी निकालनी है तो काम करें, चलो इसको निकाल दूं मैं, ध्यान रखना है। डेंसिटी ऑफ FCC निकालनी है तो वैसे तो Z आएगा, M आएगा, A क्यूब आएगा एंड Na आएगा, लेकिन यहां पर दूसरी डेंसिटी आएगी BCC की, उसमें भी Z आएगा, M आएगा, A क्यूब आएगा एंड Na आएगा। लेकिन आप सबको पता है कि ये M/Na दोनों के लिए सेम है, क्योंकि एक सिंगल मेटल है जिसका एटॉमिक मास चेंज नहीं हो सकता है, तो एटॉमिक मास दोनों में सेम होगा, एवोगैड्रो नंबर सेम होगा, तो ये तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को फाइनली तो रेशियो लेना है, तो रेशियो में निकल जाएंगे। बच गया पॉइंट Z/A क्यूब, Z/A। A क्यूब नहीं हटा सकते आप, क्योंकि एज लेंथ दोनों की डिफरेंट है।
एज लेंथ दोनों की डिफरेंट है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। डेंसिटी ऑफ एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू, यहां पर आएगा z अपॉन ए क्यूब, ये किसका बेटा, एफसीसी का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एफसीसी का, और ये भी एफसीसी का। बीसीसी के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। बीसीसी के लिए ऊपर की तरफ क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, ये आ रहा है बीसीसी का, और ये आ रहा है बीसीसी का z। अब मुझे बताइए वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वैल्यू पुट करिए। z एफसीसी का कितना 4, ए क्यूब बीसीसी का। अब रेशियो है तो कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। बीसीसी की सेकंड नंबर पे एज लेंथ है, ये रही 3.0, तो यहां पर आएगा 3 का क्यूब। नीचे ए क्यूब है, एफसीसी का 3.5 का क्यूब आएगा बेटा, ये रहा 3.5 का क्यूब आएगा। एंड z की वैल्यू बीसीसी के लिए कितनी होती है, 2 होती है। कैलकुलेशन करिए, ये 2 से 2 कट होगा, 2 to 4। इसको कैलकुलेट करो बेटा प्रॉपर्ली। मेरे हिसाब से 1.26 आंसर आना चाहिए आपका। कितना आंसर आना चाहिए, 1.26। तो यहां पर डेंसिटी का रेशियो हमने निकाल लिया। क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर और 4 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। हो गया? चलिए 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट पहला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन है एन एलिमेंट m have a FCC structure, molecular weight is 100, calculate number of unit cell present in a 10 gram of sample of element। आपको बता दिया गया है कि यहां पर FCC स्ट्रक्चर है और उसके 10 ग्राम सैंपल के अंदर कितने यूनिट सेल हो सकते हैं। आपको सबको पता है कि हम लोगों ने FCC के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाले थे। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन FCC याद करो कितने थे बेटा, n/4, जिसमें n क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने पड़ेंगे। आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट से मास को डिवाइड करोगे तो मोल मिलेंगे, एंड मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू आता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसमें मोल के लिए क्या करते हैं हम लोग, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 100 है, मास 10 है, इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे बेटा। तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा Na डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहां पर 10 बचेगा। तो Na डिवाइडेड बाय 10, ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। ये नंबर ऑफ एटम्स को आप यहां पर रख लो तो n/4 हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा Na अपॉन 10 इंटू 4, जो बनता है Na/40। तो आंसर इज Na/40। बोलो बात समझ आई? बहुत आसान है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। सोडियम एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC स्ट्रक्चर, एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर, देन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखो यहां पर मैंने आसान कर दिया क्वेश्चन को, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। कन्वर्जन यही दिया है बेटा। BCC के लिए आप सबको पता है Z की वैल्यू कितनी आती है, 2। एज लेंथ है, मुझे a क्यूब करना है। a क्यूब के लिए क्या करूंगा, 300 इंटू 10⁻⁻10, उसका क्या करने जा रहा हूं मैं, क्यूब कर लूंगा मैं। देन आफ्टर यहां पर सोडियम एटम दिया है बेटा। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है, 23, एंड एवोगैड्रो नंबर Na होता है। कैलकुलेशन में इजी हो जाए इसलिए 6 इंटू 23। सारी वैल्यू को पुट कर लीजिए इस डेंसिटी के फॉर्मूला के अंदर। देखो मुझे कैसे पता चला कि मॉलिक्यूलर मास दैट मींस एटॉमिक मास एंड एवोगैड्रो नंबर वाले डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है।
क्योंकि इसमें सोडियम एटम गिवन है, सोडियम एटम गिवन है, कोई अननोन एटम नहीं है सोडियम जिसका एटॉमिक मास आपको पता है, और एटॉमिक मास जब भी पता हो तो एवोगैड्रो नंबर ले लीजिए। 2 Z की वैल्यू 23, एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर 6 into 23, a क्यूब है 300 into 10⁻10 का क्यूब। कैलकुलेशन करके आंसर आता है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा, चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बेटा। An element have a FCC structure and in which edge length is 200 picometer. If 200 gram mass given है, 200 gram of element have a 24 into 10⁻23 atom. Find out the density of a solid. हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। यहां पर आपको एफसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, लेकिन कौन सा एलिमेंट वो गिवन नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कौन सा एलिमेंट गिवन है वो नहीं दिया गया, लेकिन मास अलग से दिया गया है तो अच्छी बात है। तो देखो यहां पर एफसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर एफसीसी द वैल्यू ऑफ Z इज 4। एज लेंथ A की वैल्यू कितनी आएगी, 200 पिकोमीटर मींस 10⁻10 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ। इसका मुझे क्यूब करना है तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, A क्यूब मिल जाएगा। मास कितना गिवन है बेटा, 200 ग्राम गिवन है मास, देख लो आप लोग। एंड यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n गिवन है 24 into 10⁻23। ये सारी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करो। इस फॉर्मूला में हम n ही नहीं कंसीडर करेंगे, m कंसीडर नहीं करेंगे, स्मॉल m लिखेंगे। फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके लिखना, z into स्मॉल m अपॉन n into a। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। चलो z की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, m कितना है 200, n कितना है 24 into 10⁻23, a क्यूब कितना है तो 200 into 10⁻20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। चलो वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर इतना आता है 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनी डाउट, क्लियर सबको, अच्छी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट विच हैव अ एफसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर वेट इज 6.23 ग्राम। तो देखो डेंसिटी है 6.23 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मॉलिक्यूलर मास इज 60, देन फाइंड आउट द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट लेटाइस। ए फाइंड करना है, ए फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए क्यूब में से ए निकलेगा, क्योंकि डेंसिटी वाला ही फॉर्मूला तो लगने वाला है, दिख ही रहा है हम लोगों को। एलिमेंट जो है वो अननोन है बेटा, नहीं सॉरी अननोन नहीं है, ये रहा। मॉलिक्यूलर मास 60 गिवन है तो अननोन नहीं है, तो यहां पर एवोगैड्रो नंबर ले लेंगे हम लोग। चलो सारी चीजों को लिखो। डेंसिटी है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 60 ग्राम पर मोल। स्ट्रक्चर कौन सा गिवन है बेटा, एफसीसी। एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो हमें a क्यूब निकालना पड़ेगा। ओके, a क्यूब निकाल लेते हैं। चलो वैल्यू को पुट करो, एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है आपको, d = z into m upon na into a क्यूब। 6.23 ये रहा, वैल्यू रख ली। z की वैल्यू 4 आ रही है, m मॉलिक्यूलर मास 60 आ रहा है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर है 6 into 10⁻23, मुझे a क्यूब निकालना है। a क्यूब को मास्टर किया तो 4 into 60, a क्यूब ऊपर चला गया, 6.23 नीचे आ गए। a क्यूब की वैल्यू आ रही है 64 into 10⁻24। अब इसमें से मुझे a निकालना है तो रूट क्यूब करना पड़ेगा बेटा। रूट क्यूब किसका, 64 into 10⁻24। 64 का रूट क्यूब कितना निकल के आएगा बताओ मुझे, 4। 4 into 4 into 4, 64, and third part of 24 is -8, -24 का, तो ये बन गया सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर एज लेंथ निकल के आ रही है 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बोलो आसान है कि नहीं? तो आज हमने सिर्फ डेंसिटी देखी एंड डेंसिटी के कुछ क्वेश्चंस करे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है। टॉपिक बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा, इवन ये चैप्टर भी बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रख के आपने पढ़ाई करी तो आपका एक्चुअल में टॉपिक भी बहुत शानदार हो जाएगा, चैप्टर भी शानदार हो जाएगा एंड आपके मार्क्स मिल सकते हैं। आपको 2 या 3 जितने भी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, आप आसानी से ये मार्क्स गेन कर सकते हैं। बेटा मेहनत करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।